महीने पूरे होने वाले हैं और इसी बीच रूस के सैनिक यूक्रेन में कब्जे की जंग ही लड़ रहे हैं। और अभी तक यूक्रेन के अंदर रूस के सैनिकों की पूरी सफलता नहीं मिलती दिखाई दे रही है। और इस बीच बहुत बड़ी खबर भी आ रही है कि यूक्रेन के सोलेदार शहर पर रूस का कब्जा हो गया है। सोलेदार शहर के जरिए ही पुतिन के सैनिक बखमुत को जीत सकते हैं, लेकिन वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के दावे का खंडन किया है। यह कहा है कि सोलेदार में अभी युद्ध जारी है। सोलेदार को जीतने के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा, अब यह दावा कर दिया गया है। हमला, तबाही, पलायन, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब तक 11 महीनों की जंग में तबाही ही देखने को मिल रही है। इस बीच यूक्रेन के सोलेदार शहर पर कब्जे को लेकर जंग बहुत तेज हो गई है। आलम यह है कि इस शहर पर रूस ने मिसाइलों की ऐसी बौछार की कि चारों तरफ मलबा और खंडहर दिखने लगा। सड़कें वीरान हो गई, आशियाने खंडहर में तब्दील हो गए, लोग पलायन को मजबूर हो गए। देखते ही देखते हंसता खेलता शहर उजड़ गया। इसकी तस्वीरें भी आई जिसमें पूरा शहर उजाड़ दिखा। इस बीच रूस ने दावा किया कि सोलेदार शहर पर उसका कब्जा हो चुका है, लेकिन रूस के इस दावे का यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खंडन किया। कहा कि अभी युद्ध जारी है। Важка битва за Донеччину триває. Битва за Бахмут і Солидар, за Креміну, за інші міста і села Сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни, Збройні сили України, усі сили оборони і безпеки захищають державу. पुतिन की सेना के टारगेट पर इस वक्त यही शहर है। इसी के रास्ते यूक्रेन के बखमुत को जीतने में कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि सोलेदार शहर बखमुत के काफी करीब है। तभी पुतिन के सैनिक इस शहर पर धावा बोलकर कब्जे की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। सोलेदार में इस समय लड़ाई इस कदर तेज हो चुकी है कि दोनों ही देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को गंभीर नुकसान का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 100 सैनिकों को ढेर कर दिया और रूस के लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया, तो दूसरी तरफ रूस की तरफ से वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 500 सैनिकों को मार गिराया और यूक्रेन के लड़ाकू टैंक तबाह कर दिए। हालांकि इसके बावजूद रूस की तरफ से जंग तेज चल रही है। नमक के खदान वाले शहर पर कब्जा करने के करीब रूस की सेना पहुंच चुकी है। मोर्टार और रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। Вони йдуть якби хвилями, наступають хвилями, якби можна сказати, по трупам один одного. इस बीच सोलेदार शहर से एक और तस्वीर आई जिसमें लोग शहर छोड़ते दिखे। रूस के सैनिकों ने दावा किया कि सोलेदार शहर में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। ये नमक का शहर नर्क में तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि रूस का यूक्रेन के ठिकानों पर हमले ताबड़तोड़ तरीके से करना लगातार जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के सैनिक यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करते दिखाई दिए। रूस के सैनिक अत्याधुनिक हथियारों के जरिए ये हमला करते दिखाई दिए हैं, जिसके बाद यूक्रेन में भारी नुकसान का भी दावा किया गया है।
डटे हुए हैं तो उनके अपने ही देश में उनके फैसलों का विरोध भी कर रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि युद्ध लंबा खींचने के बाद रूस में पुतिन का विरोध होने लगा है। और इसके बाद पुतिन ने बहुत सख्ती दिखा दी है। रूस के निचले सदन से एक आदेश जारी किया गया है कि जो भी युद्ध को लेकर रूस की आलोचना करेगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। विरोधियों से घबराए पुतिन। युद्ध के बीच पुतिन का नया फरमान। युद्ध को लेकर आलोचना करने वालों की संपत्ति होगी जब्त। यूक्रेन पर हमला किए रूस को 11 महीने होने वाले हैं। इस बीच रूस को वो सफलता नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। वहीं पूरा यूरोप पुतिन के खिलाफ है तो खुद पुतिन को भी अपने घर में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। रूस में पुतिन के हर एक्शन के खिलाफ रिएक्शन हो रहा है तो पुतिन ने भी विरोध करने वालों को सबक सिखाने की कसम खा ली है। रूस की संसद के निचले सदन में एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें युद्ध की आलोचना करने वालों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है। इस प्रस्ताव में पुतिन की भी आलोचना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। रूस में युद्ध का विरोध करने वालों के खिलाफ सख्ती का आदेश देने के साथ साथ निचले सदन से यह भी बयान आया है कि हमारे देश के कुछ नागरिकों को लगता है कि हमारे सैनिकों और अफसरों का अपमान करना और दुश्मनों और हत्यारों का समर्थन करना आसान है। ऐसे लोगों का मकसद साफ है कि उन्होंने विदेश में अपना हित साथ रखा है। पुतिन ने जब से यूक्रेन पर हमले का प्लान किया तभी से रूस में एक वर्ग विरोध करने लगा था। इन सब के बावजूद पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। इस बीच रूस में विरोध करने वालों को देश तक छोड़ना पड़ा। पहले कुछ विरोधियों के खिलाफ रूस की सरकार ने एक्शन भी लिया लेकिन अब पुतिन बेहद सख्त हो गए हैं। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं इसी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों पर। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस की सेना ने बड़ा हमला किया है। रूस की सेना ने हौवित्जर तोप से गोले दागे हैं। वीडियो जारी किया गया है यूक्रेन को जिसमें भारी नुकसान का दावा किया गया। यूक्रेन के सोलेदार इलाके में रूसी सेना के मूवमेंट पर यूक्रेन की सेना ने बड़ा हमला किया। सामने आई तस्वीरों में रूस की सेना के मूवमेंट पर मिसाइल से हमला होता दिखाई दिया। पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार इलाके में गोलीबारी हुई है। यूक्रेन और रूसी सैनिकों ने एक दूसरे को निशाना बनाया और गोलीबारी की है। इलाके में रूस की सेना ने कब्जा जमाया हुआ है। प्रसिद्ध रूसी फिल्म अभिनेता आर्तुर स्मोलयानिनोव को मॉस्को में विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया है। अभिनेता आर्तुर ने यूक्रेन से युद्ध के विरोध में देश छोड़ दिया था। सोलेदार इलाके में जारी युद्ध के बीच में रूस की सेना ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित करने के लिए दूसरी जगह भेज दिया है। शुक्रवार की शाम 180 लोगों को अस्थायी रूप से बनाए गए सेंटर में भेज दिया गया। सोलेदार पर रूस के कब्जे के दावे को लेकर यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा सोलेदार में लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। लुहांस्क इलाके में रूसी सेना ने फिर से गोलाबारी की है। हमले में यूक्रेन की 2 महिलाओं की मौत हो गई है। एक महिला इसमें गंभीर रूप से घायल हुई है। रूस के लुहांस्क से पीछे हटने के बाद से लगातार यहां गोलीबारी जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है अंत। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र ने दिया बयान का बातचीत से ही निकल सकता है हल। परमाणु हमला रोकने के लिए यूक्रेन ने गतिविधि बढ़ाकर संयुक्त राष्ट्र से रिक्वेस्ट की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से कहा है कि यूक्रेन में बंद पड़े परमाणु संयंत्रों में से एक बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। यूक्रेन और इजराइल के बीच बड़ा करार हुआ है। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन को इजराइल ने दिए एंटी मिसाइल और ड्रोन अलर्ट तकनीक। इजराइल में यूक्रेन के राजदूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुष्टि की। और इस वक्त आ रही एक बेहद अहम और बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर में फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। तो बड़ी खबर, फोन पर धमकी मिलने के बाद गडकरी के कार्यालय की तरफ से इसकी जानकारी भी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने नितिन गडकरी के ऑफिस की सुरक्षा अब और ज्यादा बढ़ा दी है।
तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, किसी ने फोन कर नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी। उनके दफ्तर में ये फोन किया गया था। सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। दिवाकर, कितनी देर पहले फोन आया था, पूरा मामला क्या है? देखिए शालिनी, जो नागपुर पुलिस आधिकारिक जानकारी मिल रही है, 2 फोन जो है नितिन गडकरी के कार्यालय में आए थे, जिसमें एक 11:15 बजे और एक 11:30 बजे, और दोनों फोन करने वाले शख्स ने साफ तौर पर नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी। और इस धमकी के सामने आने के बाद तुरंत नागपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। एहतियातन जो है, जो नितिन गडकरी का कार्यालय है नागपुर के खामला इलाके में, यानी उनके घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर वो जनता दरबार हर हफ्ते करते हैं, वहां पर जो है सुरक्षा पुलिस के द्वारा बढ़ा दी गई है। फोन करने वाला शख्स कौन है और आखिर उसने इस तरह की धमकी क्यों दी है, इसकी जानकारी निकालने की में पुलिस जो है जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि उनकी जांच चल रही है और थोड़ी देर बाद जांच के बाद ये सामने आएंगे। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि ये फोन करने वाला शख्स आखिर कौन है। जी, दिनों के गुजरात दौरे में अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में परिवार के साथ किए दर्शन, मंदिर में की आरती। आर्म्ड फोर्स वेटरन डे पर देहरादून में जवानों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम। पूर्व सैनिकों के सम्मान में दिल्ली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों ने किया नेशनल वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण। हमारे वीर जवान जब भी किसी कार्य का बीड़ा उठा लेते हैं, तो चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, पर उस कार्य की सफलता पर कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता है। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह का निधन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आया हार्ट अटैक। कांग्रेस ने 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी। 17 जनवरी से शनि की पावर डबल। 30 साल बाद कुंभ में शनि का छल। बढ़ेगा दुनिया में जंग का बवाल। चीन पर होंगी शनि की आंखें लाल। आपकी राशि पर भारी शनि की चाल। बताएंगे देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य। शनि वॉर अधिवेशन 3.0 शाम 4 बजे से सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। के लिए उन्होंने अपनी सेना को बेलारूस की सीमा पर पूरी तरह तैयार रहने के लिए कह दिया ताकि पुतिन की फौज को हमला करने से पहले ही रोका जा सके। इससे पहले कि रूसी सेना यूक्रेन की सीमा के अंदर घुसे, उसे बेलारूस बॉर्डर पर ही खत्म किया जा सके। और इसके लिए यूक्रेन की सेना ने बेलारूस की सीमा पर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। खबर है कि ज़ेलेंस्की के जवानों ने बेलारूस से लगी सीमा के एक बड़े इलाके में अपने खतरनाक हथियारों का दम दिखाया। उन्होंने टैंकों और तोपों से टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया। यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चरों से इतने रॉकेट दागे कि बेलारूस तक उनकी धमक पहुंच जाए और वो अपनी सीमा पर तैनात हथियारों को लेकर वापस चला जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर यूक्रेन के कई शहर रूस के हमलों से कांप जाएंगे, जैसा कि पिछले साल 24 फरवरी को हुआ था। बेलारूस में सैन्य अभ्यास के बहाने जमा हुए रूसी सैनिकों ने अचानक यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। वहां से रूसी सेना का एक बड़ा काफिला यूक्रेन में तेजी से दाखिल हो गया था और एक साथ कई शहरों को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया था। यूक्रेन की सेना जब तक कुछ समझ पाती तब तक रूस के सैनिक यूक्रेन के काफी अंदर घुस चुके थे और उन्होंने देखते ही देखते यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया था। रूसी सेना को हमला करने में आसानी इसलिए हुई थी क्योंकि बेलारूस यूक्रेन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। बेलारूस से लगी यूक्रेन की सीमा यूक्रेन के पश्चिम में पोलैंड से शुरू होकर पूर्व में रूस तक पहुंचती है, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और वहां से हमला होने पर यूक्रेन के चेर्नोबिल, चर्निहिव, जतोमर और राजधानी कीव रूस की सेना के सीधे निशाने पर आ जाते हैं। यानी बेलारूस से यूक्रेन के कई अहम शहरों पर एक साथ हमला बोला जा सकता है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की अब जंग की जड़ बेलारूस को ही काटने के लिए अपनी सेना को ललकार रहे हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले ही ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें बेलारूस की सीमा पर हथियारों की भरमार दिखाई दी थी, जिन्हें बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के एक बड़े हिस्से में तैनात किया गया है। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली एयरबस डिफेंस एंड स्पेस नाम की कंपनी ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि बेलारूस की सीमा पर S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। इसके साथ ही वहां बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आईं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया गया है कि जिस बेलारूस के एयरबेस पर ये रूसी हथियार दिखाई दिए हैं वो यूक्रेन की सीमा के काफी करीब है। और इसीलिए इस बात की भी आशंका जताई गई कि यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है
उधर रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन के दोस्त बेलारूस और जेलेंस्की के दोस्त पोलैंड के बीच गर्मी बढ़ गई। पोलैंड ने बेलारूस की सीमा के पास अपनी सेना की एक नई डिवीजन तैनात करने का फैसला लिया, जिस पर बेलारूस की त्योरियां चढ़ गई और हालात इतने तनाव से भर गए कि जरा सी चिंगारी यूक्रेन के पड़ोस में नई जंग भड़का सकती है। बेलारूस युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन और पश्चिमी देशों को आंखें दिखाने में लगा है, लेकिन जब उसके पड़ोसी पोलैंड ने उससे लगने वाली अपनी सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाने का मन बनाया तो बेलारूस ने इसे सिर्फ अपने खिलाफ ही नहीं बल्कि रूस के खिलाफ भी कदम ठहरा दिया। और तो और बेलारूस यहां पर भी नहीं रुका, पोलैंड के साथ इस विवाद में उसने अपने साथी देशों को भी घसीट लिया और उसने पोलैंड के फैसले को रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन सीएसटीओ के खिलाफ खतरा बता दिया। सीएसटीओ में रूस, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। सीएसटीओ का आर्टिकल 4 नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जो कि कहता है कि अगर सीएसटीओ के किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा सीएसटीओ अपने साथी की मदद के लिए उतर आएगा। मतलब बेलारूस इसे नेटो वर्सेस सीएसटीओ बनाने की कोशिश में है। इस बीच ईरान और इजराइल में एक बार फिर जंग के हालात बनते दिखने लगे। इजराइल के आर्मी चीफ ने एक ऐसा बयान दिया जिससे ईरान बुरी तरह तिलमिला उठा, क्योंकि इजराइल के आर्मी चीफ ने सीधा ईरान पर हमले की योजना का जिक्र कर दिया। इजराइल के आर्मी चीफ से एक टीवी इंटरव्यू में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सवाल हुआ था। जवाब देते हुए उन्होंने इजराइल की फौज का खतरनाक प्लान बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल की फौज को केवल सरकार के एक इशारे का इंतजार है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनकी मिसाइल के निशाने पर है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ईरान के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने के बेहद करीब हैं, जिसकी इजराइल के पास पूरी जानकारी है। लेकिन बड़ी बात यह कि इजराइल ने पहले से ईरान के परमाणु बमों को निशाना बनाने की तैयारी की हुई है। यही वजह है कि इजराइल के आर्मी चीफ का यह बयान आग में घी डालने वाला साबित हुआ, क्योंकि पहले से ईरान के तेवर गर्म है। ईरान लगातार मोसाद पर ईरान में दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। पिछले एक महीने में ऐसे 7 लोगों को ईरान फांसी की सजा दे चुका है, जिनका कनेक्शन इजराइल से बताया जा रहा है। बल्कि ईरान का आरोप तो यह है कि वो 7 लोग इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस थे। ऐसे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा इजराइल का बयान बड़े बवाल की वजह बन सकता है। पिछले महीने ही ईरान ने दावा किया था कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। इधर हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के फैसले पर कैबिनेट की मोहर लग गई और अब इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की जाएगी। हिमाचल सरकार के इस फैसले से करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन देने का फैसला भी लिया गया। इस बीच पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले हजारों लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। इसके साथ ही उन लोगों ने अपने इलाके को भारत में मिलाने की भी मांग की, क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और सरकार की गलत नीतियां उनके लिए सिरदर्द बन गई। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के पास न तो खाने के लिए रोटी है और न ही पैसे कमाने के लिए कोई काम। ऐसे में वहां उन लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जो चाहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिल जाए, जिससे न सिर्फ उनकी भुखमरी की समस्या खत्म हो जाएगी बल्कि उनके लिए कारोबार करना भी आसान हो जाएगा। इसी मांग को लेकर एक इलाके में कई लोग सड़कों पर नारेबाजी करते दिखाई दिए। गिलगित बाल्टिस्तान के कई दूसरे इलाकों में भी लोगों ने पाकिस्तान सरकार का विरोध किया और इससे पहले वहां रहने वाले लोग ये भी आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सेना की शय पर ही ये साजिश रची जा रही है ताकि उनके इलाकों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोगों को बसाया जा सके। हालांकि इस मुद्दे पर गिलगित बाल्टिस्तान में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर पाकिस्तानी सेना के साथ लोगों की झड़प की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान सरकार गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर का एक बड़ा हिस्सा चीन को लीज पर देने को भी तैयार है, जहां पाकिस्तान चीनी निवेश को बढ़ाकर अपना कर्ज चुकाने की फिराक में है। इन्हीं सब वजहों से वहां रहने वाले लोग अब किसी तरह पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं। उधर अमेरिका के अलाबामा राज्य में उठे बवंडर ने कई बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां के जहांगीरपुरी में आतंकी कनेक्शन पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने कल देर रात जहांगीरपुरी के भलसवा इलाके में बड़ी छापेमारी की है। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के तहत गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पर्दाफाश हुआ है। पुलिस को ठिकाने से हथियार और 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ का भी पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों ने एक आदमी का कत्ल कर आतंकियों को वीडियो भेजा था। संदिग्ध के मकान में खून के धब्बे मिले हैं। दोनों आरोपियों पर एक शख्स की हत्या का आरोप लगा है।
17 जनवरी से शनि की पावर डबल। 30 साल बाद कुंभ में शनि का छल, बढ़ेगा दुनिया में जंग का बवाल। चीन पर होंगी शनि की आंखें लाल, आपकी राशि पर भारी शनि की चाल। बताएंगे देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य। शनि वॉर अधिवेशन 3.2 शाम 4 बजे से सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। राम मंदिर निर्माण का पहला चरण अगस्त 2023 और दूसरा चरण दिसंबर 2024 में पूरा होगा। इस बीच यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में सोलेदार नाम की जगह पर अचानक रूस और यूक्रेन की फौज में संघर्ष तेज हो गया। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 100 सैनिकों को ढेर कर दिया, जबकि वैगनर ग्रुप का दावा है कि उसने यूक्रेन के 500 सैनिकों को मार गिराया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा कर दिया कि सोलेदार में दोनों देशों के फौजों के बीच संघर्ष जारी है। बल्कि यूक्रेन की फौज के वीडियो जारी करने के बाद रूस बुरी तरह तिलमिला उठा। रूस की फौज ने अपने सैनिकों की एक तस्वीर भी जारी की। इसके अलावा वैगनर ग्रुप के सैनिकों का पेट्रोलिंग का वीडियो भी जारी किया गया। दावा किया गया कि यह वीडियो सोलेदार का है और वहां रूस की फौज का अब भी भारी जमावड़ा है। रूस को ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक दिन पहले यूक्रेन ने कुछ वीडियो जारी किए थे। दावा किया गया था कि सोलेदार पर कब्जा करने आए रूस के सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। वीडियो में रूस के सैनिक भागते दौड़ते और गोलियों से बचने की कोशिश करते दिखे। यहां तक कि आसमान से बमबारी करने का वीडियो भी यूक्रेन की सेना ने जारी किया था और दावा यह किया कि उसने रूस के 100 सैनिकों को ढेर कर दिया, लेकिन रूस ने इस दावे को खारिज कर दिया। सोलेदार एक ऐसी जगह है जो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। बखमुत नाम की जिस जगह पर पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है, सोलेदार उसके बेहद करीब है। बल्कि दावा तो यह किया जाता है कि बखमुत की जंग का फैसला सोलेदार से किया जा सकता है। इसीलिए यूक्रेन और रूस की नजर सोलेदार पर है, जिसकी पहचान नमक की खदानों के लिए है। सोलेदार से 10 किलोमीटर दक्षिण में बखमुत है। महज 10 किलोमीटर की दूरी पर वैगनर ग्रुप और यूक्रेन की फौज कई दिन से भीषण जंग लड़ रहे हैं। रूस की सेना को लगता है कि अगर उसने सोलेदार पर कब्जा कर लिया तो वो बखमुत की लड़ाई का रुख बदल देगा। सोलेदार से उसके लिए बखमुत में मिसाइलें बरसाना बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा सोलेदार में अंडरग्राउंड सुरंगों का भी एक बड़ा जाल है। माना जा रहा है कि रूस की फौज का जमावड़ा सोलेदार की उन्हीं सुरंगों में है। इधर द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2022 में फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम शामिल नहीं किया गया। फीफा की इस लिस्ट में 14 खिलाड़ियों को जगह दी गई, जिनमें अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी भी शामिल हैं। लेकिन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड के लिए जिन 14 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उनमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम नहीं है। अब इनमें एक खिलाड़ी को फीफा की तरफ से बेस्ट प्लेयर अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस बीच खबर है कि रूस की ज़रकॉन मिसाइल को ले जा रहा जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा से बाहर निकल गया। रूस के इस जहाज की वजह से तनाव का माहौल बना हुआ था। माना जा रहा था कि रूस की कोशिश ब्रिटेन के खिलाफ कुछ बड़ा करने की है, क्योंकि नॉर्वेजियन सागर से होता हुआ जो जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा में पहुंचा था, उस पर वही ज़रकॉन मिसाइल तैनात थी। रूस के पास ज़रकॉन मिसाइल से बड़ा कोई दूसरा हथियार नहीं है, लेकिन खबर है कि यह जहाज ब्रिटेन की सीमा से बाहर निकल गया। रूस की नौसेना के मुताबिक उनका यह जहाज एक रिसर्च मिशन पर है। यह जहाज अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर होता हुआ हिंद महासागर तक पहुंचेगा। लेकिन ब्रिटेन की समुद्री सीमा से इस जहाज के निकलते ही ब्रिटेन ने राहत की सांस ली। दावा है कि जब तक ये जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा में रहा, तब तक ब्रिटेन की टेंशन कम नहीं हुई। लगातार ब्रिटेन और रूस की नौसेना संपर्क में रही। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन और बेलारूस के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। मतलब यह कि रूस के साथ जंग के बीच ही यूक्रेन और बेलारूस में भी युद्ध शुरू हो सकता है। और इसके संकेत खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिए, जब उन्होंने अपनी सेना को बेलारूस से मुकाबले के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया। यानी जंग का एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रूस कभी भी बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर धावा बोल सकता है। और इसके लिए बेलारूस की सेना का एक काफिला भी यूक्रेन से लगी सीमा की तरफ रवाना हो गया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया। बेलारूस की सेना के इस काफिले में सैकड़ों की संख्या में टैंक नजर आए, जो यूक्रेन के उत्तर से लगी बेलारूस की सीमा पर जाकर मोर्चा संभाल लेंगे। इससे पहले यूक्रेन के लवीव शहर पहुंचे ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया था कि उनकी फौज को बेलारूस से भिड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की के इस ऐलान के बाद से ही माना जा रहा है कि यूक्रेन और बेलारूस के बीच भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि बेलारूस ही पुतिन का वो अकेला साथी है जो जंग में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। कहने को तो बेलारूस यूक्रेन का पड़ोसी है, लेकिन युद्ध में वो लगातार अपने पड़ोसी के लिए ही गड्ढा खोद रहा है। और पुतिन के आगे लुकाशेंको ऐसे बिछ गए कि पूरा बेलारूस ही रूस के हथियार डिपो में बदल गया।
जहां अब भी रूस से भर भर कर घातक हथियार और मिसाइलें पहुंच रही हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर पुतिन ने बेलारूस की सीमा पर बेहद घातक हथियारों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर बड़ा खतरा मंडराने लगा है और इसकी वजह एक बार फिर बेलारूस ही बनने जा रहा है। इसीलिए जेलेंस्की ने हुंकार भरी कि अब बेलारूस से ही दो हाथ करने का वक्त आ गया है और इसके लिए उन्होंने अपनी सेना को बेलारूस की सीमा पर पूरी तरह तैयार रहने के लिए कह दिया ताकि पुतिन की फौज को हमला करने से पहले ही रोका जा सके। इससे पहले कि रूसी सेना यूक्रेन की सीमा के अंदर घुसे, उसे बेलारूस बॉर्डर पर ही खत्म किया जा सके। और इसके लिए यूक्रेन की सेना ने बेलारूस की सीमा पर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। खबर है कि जेलेंस्की के जवानों ने बेलारूस से लगी सीमा के एक बड़े इलाके में अपने खतरनाक हथियारों का दम दिखाया। उन्होंने टैंकों और तोपों से टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया। यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चरों से इतने रॉकेट दागे कि बेलारूस तक उनकी धमक पहुंच जाए और वो अपनी सीमा पर तैनात हथियारों को लेकर वापस चला जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर यूक्रेन के कई शहर रूस के हमलों से कांप जाएंगे, जैसा कि पिछले साल 24 फरवरी को हुआ था। बेलारूस में सैन्य अभ्यास के बहाने जमा हुए रूसी सैनिकों ने अचानक यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। वहां से रूसी सेना का एक बड़ा काफिला यूक्रेन में तेजी से दाखिल हो गया था और एक साथ कई शहरों को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया था। यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस और यूक्रेन में तबाही वाला युद्ध लगातार जारी है। रूस ने अब होवित्जर से यूक्रेन के ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें होवित्जर से ताबड़तोड़ हमले करते हुए देखा गया है। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। कई अहम शहरों पर एक साथ हमला बोला जा सकता है। इसी वजह से जेलेंस्की अब जंग की जड़ बेलारूस को ही काटने के लिए अपनी सेना को ललकार रहे हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले ही ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें बेलारूस की सीमा पर हथियारों की भरमार दिखाई दी थी, जिन्हें बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के एक बड़े हिस्से में तैनात किया गया है। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली एयरबस डिफेंस एंड स्पेस नाम की कंपनी ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि बेलारूस की सीमा पर S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। इसके साथ ही वहां बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आईं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया गया है कि जिस बेलारूस के एयरबेस पर ये रूसी हथियार दिखाई दिए हैं, वो यूक्रेन की सीमा के काफी करीब है और इसीलिए इस बात की भी आशंका जताई गई कि यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है। उधर रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन के दोस्त बेलारूस और जेलेंस्की के दोस्त पोलैंड के बीच गर्मी बढ़ गई। पोलैंड ने बेलारूस की सीमा के पास अपनी सेना की एक नई डिवीजन तैनात करने का फैसला लिया, जिस पर बेलारूस की त्योरियां चढ़ गई और हालात इतने तनाव से भर गए कि जरा सी चिंगारी यूक्रेन के पड़ोस में नई जंग भड़का सकती है। बेलारूस युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन और पश्चिमी देशों को आंखें दिखाने में लगा है, लेकिन जब उसके पड़ोसी पोलैंड ने उससे लगने वाली अपनी सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाने का मन बनाया, तो बेलारूस ने इसे सिर्फ अपने खिलाफ ही नहीं बल्कि रूस के खिलाफ भी कदम ठहरा दिया। और तो और बेलारूस यहां पर भी नहीं रुका। पोलैंड के साथ इस विवाद में उसने अपने साथी देशों को भी घसीट लिया और उसने पोलैंड के फैसले को रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन CSTO के खिलाफ खतरा बता दिया। CSTO में रूस, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। CSTO का आर्टिकल 4 नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जो कि कहता है कि अगर CSTO के किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा CSTO अपने साथी की मदद के लिए उतर आएगा। मतलब बेलारूस इसे नेटो वर्सेस CSTO बनाने की कोशिश में है। इस बीच ईरान और इजरायल में एक बार फिर जंग के हालात बनते दिखने लगे। इजरायल के आर्मी चीफ ने एक ऐसा बयान दिया जिससे ईरान बुरी तरह तिलमिला उठा, क्योंकि इजरायल के आर्मी चीफ ने सीधा ईरान पर हमले की योजना का जिक्र कर दिया। इजरायल के आर्मी चीफ से एक टीवी इंटरव्यू में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सवाल हुआ था। जवाब देते हुए उन्होंने इजरायल की फौज का खतरनाक प्लान बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि इजरायल की फौज को केवल सरकार के एक इशारे का इंतजार है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनकी मिसाइल के निशाने पर है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ईरान के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने के बेहद करीब हैं, जिसकी इजरायल के पास पूरी जानकारी है। लेकिन बड़ी बात यह कि इजरायल ने पहले से ईरान के परमाणु बमों को निशाना बनाने की तैयारी की हुई है। यही वजह है कि इजरायल के आर्मी चीफ का यह बयान आग में घी डालने वाला साबित हुआ, क्योंकि पहले से ईरान के तेवर गर्म है। ईरान लगातार मोसाद पर ईरान में दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा रहा है। पिछले एक महीने में ऐसे 7 लोगों को ईरान फांसी की सजा दे चुका है, जिनका कनेक्शन इजरायल से बताया जा रहा है। बल्कि ईरान का आरोप तो यह है कि वो 7 लोग इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस थे। ऐसे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा इजरायल का बयान बड़े बवाल की वजह बन सकता है।
पिछले महीने ही ईरान ने दावा किया था कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। इधर हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के फैसले पर कैबिनेट की मोहर लग गई और अब इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की जाएगी। हिमाचल सरकार के इस फैसले से करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन देने का फैसला भी लिया गया। इस बीच पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले हजारों लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया। इसके साथ ही उन लोगों ने अपने इलाके को भारत में मिलाने की भी मांग की, क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और सरकार की गलत नीतियां उनके लिए सिरदर्द बन गई। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के पास न तो खाने के लिए रोटी है और न ही पैसे कमाने के लिए कोई काम। ऐसे में वहां उन लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जो चाहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिल जाए, जिससे न सिर्फ उनकी भुखमरी की समस्या खत्म हो जाएगी बल्कि उनके लिए कारोबार करना भी आसान हो जाएगा। इसी मांग को लेकर एक इलाके में कई लोग सड़कों पर नारेबाजी करते दिखाई दिए। गिलगित बाल्टिस्तान के कई दूसरे इलाकों में भी लोगों ने पाकिस्तान सरकार का विरोध किया और इससे पहले वहां रहने वाले लोग ये भी आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना उनकी जमीनों पर। 2 दिन के गुजरात दौरे में अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में परिवार के साथ किए दर्शन, मंदिर में की पूजा अर्चना। आर्म्ड फोर्स वेटरन डे पर देहरादून में जवानों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम। पूर्व सैनिकों के सम्मान में दिल्ली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों ने किया नेशनल वॉर मेमोरियल में माल्यार्पण। उठा लेती है तो चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, पर उस कार्य की सफलता पर कहीं कोई संदेह नहीं रह जाता है। पंजाब के कांग्रेस सांसद संतोख सिंह का निधन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आया हार्ट अटैक। कांग्रेस ने 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान के बाद बिहार में आरजेडी और जेडीयू में तकरार। रामचरितमानस के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे जेडीयू विधायक नीरज कुमार। मंदिर में रामचरितमानस का किया पाठ। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में छापेमारी के दौरान मिले 2 हैंड ग्रेनेड। आतंकी कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार नौशाद और जगजीत से पूछताछ के बाद हुई छापेमारी। दोनों आरोपियों पर एक कत्ल के बाद उसका वीडियो पाकिस्तान भेजने का आरोप। हिमाचल के शिमला और कुल्लू में बर्फबारी के बाद सफेद चादर से ढक गया हर आशियाना। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बर्फबारी। बद्रीनाथ में ताजा बर्फबारी से सफेद हुआ पूरा नजारा। आज से शुरू हो रहा है अंडर 19 T20 विमेंस वर्ल्ड कप। मेजबान साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज भारतीय टीम का पहला मुकाबला। शाम 5:15 बजे शुरू होगा मैच। 17 जनवरी से फिर बदल रही है शनि की चाल। आपकी राशि कैसा रहेगा हाल, बताएंगे देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य। न्यूज 18 इंडिया पर शाम 4 बजे से शनिवार अधिवेशन लगातार। शनि की आंखें लाल, आपकी राशि पर भारी शनि की चाल, बताएंगे देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य। शनिवार अधिवेशन 3.0 शाम 4 बजे से। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर फिर एक बार जताया भरोसा। बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं प्रशांत चरहे। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत खबरों की दुनिया में लगातार कायम है। सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज 18 इंडिया पर इस तरह से भरोसा जताने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।